दोस्तों नमस्कार। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में महान हलचल का काल कहलाता है। इसी महान हलचल या परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति व समाज में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा। और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हमने पाया कि 16 महाजनपदों का उदय तो हुआ ही हुआ, इसी के साथ साथ द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ भी गंगा घाटी में शुरू हो चुका था। इसी क्रम में हमने 16 महाजनपदों को जानकारी के स्रोत याद किए, 16 महाजनपदों की मानचित्र में स्थिति याद की और उसके बाद में हमने उनकी राजधानियों के बारे में भी अध्ययन किया। हमने पाया कि 16 महाजनपद कहीं न कहीं एक दूसरे से संघर्षरत थे। अर्थात मैं ये कहूँ कि 16 महाजनपदों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई थी। एक जनपद दूसरे जनपद को अपने अधीन करने में लगा हुआ था। कोई अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो कोई अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस संघर्ष के दौर में किसी ने वैवाहिक नीतियों का पालन किया, तो किन ने युद्ध नीतियों का पालन किया, कुछ लोगों ने मित्र नीति का पालन किया, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्रकारी नीतियों का भी पालन किया। हम कहें कि यहाँ पर युद्ध व बुद्ध दोनों नीतियों का पालन हुआ। इन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप एक महाजनपद उभर करके हमारे सामने आता है, वो है मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद उभर करके हमारे सामने आया, अर्थात हम ये कहें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मगध के उत्कर्ष में हमारा जो पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा सामान्य परिचय पढ़ेंगे। हम मगध के बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे और सामान्य परिचय में हम 2-3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों में से एक मगध जनपद एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर करके सामने आता है। इसके बाद में हम बात करें, मगध जनपद का प्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है सबसे पहले, तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद में तो अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र में जो इनकी सूची दी हुई है वहाँ पे हमें मगध के नाम मिलते हैं, लेकिन प्राचीन उल्लेख अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में मिलते हैं। इसके बाद में बात करें कि वर्तमान में कहाँ पर है मगध, तो हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में यह दक्षिणी बिहार, वर्तमान में दक्षिणी बिहार के 2 जनपद पटना व गया क्षेत्र में ओवरऑल बोलूं कि दक्षिणी बिहार के पटना व गया क्षेत्र में विस्तृत मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। और यह राज्य बौद्ध काल में जाकर के अपने आप को संगठित कर लेता है एक राजतंत्र के रूप में। बौद्ध काल में जाकर के मगध अपने आप को एक राजतंत्र के रूप में संगठित करता है और उत्तरोत्तर अपना विकास करता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारत का इतिहास बनकर रह जाता है। क्या कारण रहे उनके बारे में चर्चा करें, उससे पहले हम थोड़ा सा मगध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इधर परिचय हो गए, उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे। मगध के उत्कर्ष के कारण हम यहाँ पे देखेंगे। उन कारणों के बाद में हम यहाँ पे कारण जाने उससे पहले हम देखते हैं कि मगध का विस्तार कहाँ था। विस्तार, प्रारंभ में हम मगध के विस्तार के बारे में जानेंगे कि मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विस्तार में 2-3 बिंदु हमारा यहाँ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मगध के उत्तर दिशा में एक नदी प्रवाहित होती थी और आज भी होती है, उसका नाम है गंगा नदी। तो मगध महाजनपद के उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती थी। इसके बाद में हम बात करें, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
विद्यमान थी। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके पूर्व में, तो इसके पूर्वी भाग में या इसके पूर्व में कौन था, तो यहाँ पे आपको याद रखना पूर्व में चंपा नदी प्रवाहित होती थी, चंपा नदी बहती थी, ऐसे आप याद रखोगे। और पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम दिशा में, तो आपको याद रखना है सोन नदी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती थी। तो ये क्रम से हमने जाना मगध के उत्तर में कौन थे, दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन और पश्चिम में कौन। ये सामान्य सी जानकारी है, इधर हमने परिचय पढ़ा, इधर विस्तार। अब हम मगध के उत्कर्ष के कारणों पर चर्चा करेंगे। मगध के उत्कर्ष के कारणों को हम 2-3 बिंदुओं के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा कारण रहेगा वो है आर्थिक कारण। पहला हमारा जो मगध के उत्कर्ष का जो कारण है वो कौन सा है, आर्थिक कारण। जब तक किसी का आर्थिक विकास, आर्थिक कारण, आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता। आर्थिक कारण में भी हम 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। आर्थिक कारण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कृषि का विकास, कृषि का विकास। अब कृषि के विकास के क्या क्या कारण रहे, कृषि के अनुकूल दशाएं क्यों रही और महाजनपदों में कृषि के अनुकूल दशाएं क्यों नहीं रही, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इसीलिए मैंने ये नदी पहाड़ वगैरह के पहले आपको बता दिया था कि आपको कुछ मैं यहाँ पे समझा सकूँ। तो कृषि के विकास का जो महत्वपूर्ण कारण रहे, तो हम पहले जानेंगे कृषि विकास के कारण क्या रहे, कृषि के विकास के क्या कारण थे। उन कारणों को देखें हम, तो सबसे पहले जो मगध था वह मध्य गंगा घाटी में स्थित था। मध्य गंगा घाटी में स्थित होने के कारण एक उपजाऊ क्षेत्र था। भाई मध्य गंगा घाटी में मगध स्थित था, अर्थात हम ये बात करें गंगा नदी के दक्षिण में मगध था, उत्तर में बज्जी संघ था, ऐसे कह सकते हैं। तो मध्य गंगा घाटी में स्थित था। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे मध्य गंगा घाटी में स्थित था, तो यहाँ पे नदियाँ, गंगा नदी बहती थी, उसके अलावा गंडक नदी और सोन, ये प्रमुख नदियाँ थी जो इस क्षेत्र में बहती थी। इसके बाद में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में होने से क्या लाभ हुआ, तो यहाँ से 2-3 लाभ है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा, जिसे हम निम्न नामों से जानते हैं, जलोढ़, काप, कछारी, दोमट। जलोढ़, काप, कछारी, दोमट मृदा नदियों द्वारा लाई जाती है, बहा करके लाई जाती है और अपने निक्षेप यहाँ छोड़ देती है, और अच्छी मृदा है, उपजाऊ मृदा है, और यहाँ पे पैदावार अधिक होगी, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा सिंचाई की उपलब्धता, तो सिंचाई की उपलब्धता, तो सिंचाई के साधन भी थे, सिंचाई होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों कारणों के अलावा, इस नदी घाटी क्षेत्र में बारिश होती थी, यहाँ पे नदियाँ बहती थी, इसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि रोपण फसल अर्थात धान की खेती, धान की कृषि की जाने लगी, और जिससे और ज़्यादा विकास हुआ। खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल आज चावल या धान, ये भी इसी समय प्रारंभ हुआ। इसके अन्य कारणों में भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो इनके अन्य कारणों में से एक है कृषि पंचांगों का विकास, कृषि पंचांग का विकास। तो सबसे पहले कृषि पंचांगों का विकास हो गया। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण हम इसमें कारण देखें तो वो है कृषि पद्धतियाँ। अब कृषि की पद्धतियों में कुछ परिवर्तन आया। इसी के अलावा कृषि में लोहे का प्रयोग, कृषि में लोहे का उपयोग, और कृषि में लोहे के उपयोग से आप सभी जानते हो कि मजबूत औजार बनाए गए, और हल में जो हल होता है जोतने के लिए, उसमें लोहे का उपयोग करने से गहरी जुताई की गई, जंगलों को लोहे के द्वारा काटा गया, कृषि योग्य भूमि निकाली गई। तो इस प्रकार से लोहे के उपयोग से भी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला।
ये तो थे सब कारण। इन कारणों में के द्वारा क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। अब कृषि का विकास का क्या परिणाम निकल करके सामने आया, क्या परिणाम निकला, तो कृषि के विकास का जो परिणाम सामने आया है वो है अधिशेष। क्या है, अधिशेष। अब ये अधिशेष क्या है, अधिशेष को आप ऐसे समझ सकते हो कि जितनी फसल की जाती है, अर्थात मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूँ आपसे तो हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में जितनी पैदावार की जाती है या जितनी फसल बोई जाती है, उस फसल को उपयोग में लेने के बाद में जो शेष बच जाता है या वो फसल खाने के बाद में बच जाती है, उसे अधिशेष कहते हैं। अब कृषि के क्षेत्र में जो अधिशेष होगा तो उसके क्या क्या परिणाम निकल के सामने आएंगे, तो इसके कारण राजा की या राज्य की आय में वृद्धि हुई। आय में क्या हो गई, वृद्धि। ये निशान किसका है, वृद्धि का, ऊपर की ओर जा रहा है। तो राज्य की आय में वृद्धि हुई क्योंकि राज्य को कर अधिक मिलने लगा, वृद्धि होगी। राज्य की आय में वृद्धि के कारण दो चीजों यहाँ महत्वपूर्ण, दो परिवर्तन हुए। एक है सैन्य ताकत में वृद्धि हुई या सेना का सुदृढ़ीकरण हुआ। इसके अलावा विकास हुआ प्रशासन का, तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी विकास हुआ या प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का भी विकास हुआ। तो इन दोनों तीर के निशान हमें ये इंगित करते हैं कि दोनों क्षेत्रों में क्या हुआ, विकास। राज्य की आय में वृद्धि होगी, सैन्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी, सेना भर्ती करेंगे, सैनिकों को पैसे देंगे, ठीक है, और प्रशासन में भी बहुत ज़्यादा सुधार किए जाएंगे, बहुत ज़्यादा कर्मचारी रखे जाएंगे, वेतन दिया जाएगा, अधिक महल वगैरह बनाए जाएंगे, भवन बनाए जाएंगे, क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, ये चीज़। तो इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम निकल करके सामने आया कृषि विकास का, वो था भोजन की उपलब्धता सुगम। जब अधिशेष होगा तो भोजन की उपलब्धता सुगम हो गई। अर्थात मैं यूं कहूं, आपके पास में बिल्कुल बाजार में गेहूं या खाद्यान्न फसलों की कमी आ गई। आप समझो यहाँ पे कि बाजार में खाद्यान्न फसलों की कमी आ गई। अब वर्तमान समय में सरसों का तेल लगभग 170 या 200 रुपये किलो मिल रहा है, क्योंकि बाजार में सरसों की या तेल की कमी आ रही है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें अगर मान लो सरसों का तेल खाना है तो हमें 100 की जगह कितने 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें 100 रुपये की जगह 200 देने पड़ रहे हैं, तो हमें काम भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी प्रकार सारी चीज़ों की अगर कमी आ जाए, मैं कहूँ कि भोजन की कमी आ जाए, भोजन कम मात्रा में हो तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो आदमी अब ज़्यादातर क्या करेगा, भोजन को जुटाने के लिए ही सारे दिन प्रयास करता रहेगा और उसे अन्य काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भोजन की उपलब्धता सुगम हो गई, अर्थात अब भोजन आसानी से मिलने लग गया। आप अब पैसे दो, भोजन आपको मिल जाएगा, क्योंकि कृषि में क्या हो गया, अधिशेष हो गया। कृषि अर्थात अब तो हम जो हमारे काम में लेते हैं उसके बाद में बचती भी है, तो हम किसी को भी दे देंगे कुछ पैसों के लिए, कुछ मजदूरी, कुछ अपनी सेवाएं करवाने के बाद में। इसके कारण क्या होगा, लोगों में विशेषज्ञता का विकास होगा, विशेषज्ञता का विकास। अब विशेषज्ञता का विकास से क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि अब भोजन तो आराम से मिल ही जाएगा, अब बचे हुए टाइम में भोजन की इकट्ठा करने की बजाय क्या करेंगे, उद्योग, शिल्प, कारीगरी, मतलब विशेषज्ञता, हम और चीज़ों में हाथ बटाएंगे, और चीज़ों में हाथ आजमाएंगे और वहाँ विशेषज्ञता हासिल करेंगे। और इस विशेषज्ञता के विकास के कारण क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ हमें समझना महत्वपूर्ण है। एक है शिल्प, उद्योग और कला का विकास, या हम ये कहें शिल्प, कला व उद्योगों का विकास हुआ। किसके कारण, भोजन की उपलब्धता सुगम होने के कारण। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि अधिशेष है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना है, बेचना। और बेचने के लिए किसकी ज़रूरत है, बाजार की, बाजार की। बेचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाजार। और बाजार में क्या होता है, व्यापार। तो अधिशेष के कारण बाजार,
का निर्माण हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और इस व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो चौथा परिणाम हमारे सामने आया निकल करके, वो था रोपण कृषि। रोपण कृषि अर्थात मैंने कहा धान की खेती के कारण दो चीज निकल करके सामने आई। एक तो लोगों की प्रजनन शक्ति का विकास हुआ, लोगों की प्रजनन शक्ति का विकास हुआ, और प्रजनन शक्ति का विकास होने से जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमें अधिक मात्रा में खाद्यान्न उगाने होंगे, उद्योगों का विकास करना होगा, नए नए नगरों का निर्माण करना होगा। तो एक तरह से हम ये कहें कि कृषि के विकास ने भी कहीं न कहीं मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद में हम इसके आर्थिक कारणों में से अगला जो महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में चर्चा करें तो वो है लोहे व तांबे की खोज। लोहे व तांबे की खाने ले सकते हो, खाने। लोहे व तांबे की खानों के बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लोहे के कारण व तांबे की खानों के कारण दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। एक जो परिवर्तन आया हमारे सामने वो आया कि लोहे के कारण सैन्य ताकत बढ़ गई। सैन्य ताकत बढ़ गई क्योंकि सैनिकों को अब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए, अर्थात अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। किसका? लोहे के मजबूत अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, और इसके कारण क्या हुई? सैनिकों की या सेना की ताकत बढ़ गई। इसके अलावा लोहे के कारण यातायात का विकास हुआ। रथ वगैरह के जो पहिए उनमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा धीरे धीरे। लकड़ी के ऊपर फंदे बनाने के लिए अलग अलग जगह पे ये चीज़, धनुष वगैरह के जो कोर थे वो नुकीले बनाए गए, लोहे का प्रयोग उसी में भी हुआ। इसके अलावा हम बात करें कि लोहे व तांबे की खोज से मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा का प्रचलन हुआ, और मुद्रा के प्रचलन में हुआ उसमें जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? आहत सिक्के ढाले गए। इसे पंचमार्ग आहार आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता। ठप्पा मार के बनाए जाते वो सिक्के प्रारंभ हुए। तो ये, इसके अलावा हम बात करें लोहे का कृषि में विकास हुआ, कृषि में उपयोग हुआ, जिससे गहरी जुताई की गई, जंगलों को साफ किया गया। तो ये सारे परिणाम आर्थिक कारण, तो ये दो चीज थी। अब मैं ये कहूँ कि ये मगध के उत्कर्ष में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि ये मगध के नजदीक था। मगध कहाँ पे? बिहार में। मगध कहाँ पे है? वर्तमान बिहार में। तो छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, और वो खनिजों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे लोहे का, अन्य जो भी महाजनपद थे उनके पास ऐसी विशेषताएं नहीं थी। तो ये हमने देखा। इसके बाद में इतना आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक कारणों के बारे में। इसके बाद में हम यहाँ अगला जो दूसरा जो कारण देखेंगे, इस आर्थिक कारण का दूसरा कौन था? लोहे व तांबे की खाने, ये हमने जान लिया। अब हम इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण वो देखते हैं, वो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, अगर हम ये कहें कि मगध उत्कर्ष का पहला जो महत्वपूर्ण कारण था वो आर्थिक कारण है, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो भौगोलिक कारण है। केवल आर्थिक कारणों से मगध इतना उत्कर्ष या मगध का इतना विकास नहीं होता। महत्वपूर्ण कारण है वो है भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण में हम देखें यहाँ पे तो हमें 3-4 चीजें लेकर के एक साथ चलना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 बातों पे ध्यान देंगे। हमारा जो महत्वपूर्ण या हमारा जो फोकस रहेगा वो 3 बातों को लेकर रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत, उसके बाद में हम बात करेंगे नदियाँ, और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे पर्वत हो गई, नदियाँ हो गई, इसके अलावा जलमार्ग, और फिर बाद में हम इसमें लास्ट में बात करेंगे जंगल।
और जंगल में हम वन कह सकते हैं। तो हम 4 चीज़ें, पर्वत, नदियाँ, जलमार्ग और जंगल, इनको लेकर के चर्चा करेंगे। मैं कहूँ कि मगध के चारों ओर पर्वत थे, अर्थात मैं ये कहूँ कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी जिसका नाम था राजगीर, और राजगीर है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दुर्ग था, चारों ओर से आक्रमणकारियों से सुरक्षित था। एक तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, तो पर्वतों का एक महत्व था, चारों ओर पर्वत होने के कारण सुरक्षित थे, कहीं से आक्रमण नहीं हो सकते थे। इसी के अलावा अगर हम बात करें नदियों में, तो नदियों में हम यहाँ पे देखें तो इनकी जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है वो नदियों के संगम पर था, अर्थात नदी दुर्ग था। नदियों के संगम पर अर्थात नदी दुर्ग था। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों के संगम होता था, तो वो 3 नदी जिसको हम बात करते हैं, एक है आपकी सोन नदी, दूसरी गंगा नदी और तीसरी पुनपुन नदी। इनके संगम पर पाटलिपुत्र स्थित था। तो ये नदी दुर्ग एक महत्वपूर्ण दुर्ग, जल दुर्ग, जो सुरक्षित था चारों ओर से। इस पानी में हिंसक जानवर वगैरह छोड़े जाते थे, तो इसीलिए ये भी एक प्लस पॉइंट था किसके पास, मगध के पास, अन्य महाजनपदों के पास नहीं था। जलमार्ग, गंगा नदी क्षेत्र पर इनका आधिपत्य था, गंगा नदी पर इनका आधिपत्य था। तो यहाँ पे हम बात करें कि जलमार्गों में इनका आधिपत्य दोनों ओर था। एक तो गंगा मार्ग, गंगा जलमार्ग पर इनका आधिपत्य, गंगा जलमार्ग पर इनका आधिपत्य था। इसके अलावा यहाँ पर ताम्र लिप्ति बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में था, वहाँ पर भी इनका अधिकार था। ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में वहाँ पे, तो उस समय बंगाल की खाड़ी में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था वो भी इनके अधीन आता था और जलमार्गों पर इनका नियंत्रण था। इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई। अगर हम बात करें जंगल की कारण हमें यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो जंगल से हमें प्राप्त होती है लकड़ी, और मजबूत लकड़ी हमें, या बहुत सारी मात्रा में यहाँ जंगल थे और जंगल होने के कारण हमें यहाँ से प्राप्त हुई लकड़ियाँ प्राप्त हुई। और लकड़ियों से बनाए गए, अगर हम बात करें, रथ बनाए गए जो सेना के काम आए। इसके अलावा दुर्ग बनाए गए, दुर्ग के साथ साथ उसकी प्राचीर बनाई गई। पाटलिपुत्र दुर्ग की प्राचीर लकड़ियों की बनी हुई थी, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र में जो महल थे वो लकड़ियों के बने हुए थे, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा महल बनाए गए, और इनके बाद में अगर हम बात करें तो जो जंगल थे वो दुर्गम, और वहाँ से आक्रमण होना मुश्किल था। अर्थात मैं कहूँ कि एक वन दुर्ग की श्रेणी में भी ये राजधानियों को ला देते थे, क्योंकि चारों ओर जंगल थे, जंगलों में होकर के अन्य लोग नहीं आ सकते थे। अर्थात ये मैं कहूँ कि ऐसी विशेषता अन्य महाजनपदों में नहीं देखने को मिली। इसके अलावा इन जंगलों से दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ निकल के सामने आई, वो था हाथी। इन जंगलों में हाथी अत्यधिक मात्रा में था, और हाथियों के कारण ही मगध की गज सेना प्रमुख रही, गज सेना मजबूत रही, और इसी गज सेना के द्वारा बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की गई। किसके द्वारा? मगध के शासकों द्वारा। तो ये था हमारा भौगोलिक कारण। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके राजनीतिक कारण के बारे में। अब अगला हमारा आएगा तो वो है इसका राजनीतिक कारण। तो देखते हैं इसके राजनीतिक कारण में। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक कारण, हम यहाँ कह सकते हैं, बस हम इतना ही याद रखना है कि यहाँ 2 चीज़ों को महत्वपूर्ण है राजनीतिक व राजनीतिक कारण में। सबसे पहले यहाँ पे प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा। उन राजवंशों में बहुत ही शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ, चालाक
बुद्धि व विवेक के साथ साथ बलशाली शासक हुए जिन्होंने अपनी कूटनीतिक से, युद्ध नीति से, वैवाहिक नीति से मित्रतापूर्ण संबंध बना करके मगध का उत्कर्ष किया। ऐसे अन्य महाजनपदों में शासक भी नहीं हुए और इतने महत्वपूर्ण राजवंश भी नहीं हुए। इसके अलावा हम एक इसका लास्ट कारण है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, वो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है कि मगध वैदिक सभ्यता से बाहर था, वैदिक सभ्यता से बाहर था, अर्थात वैदिक सभ्यता का अंग नहीं था। अर्थात मैं ये कहूं कि यहां पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हुआ, इसे वैदिक सभ्यता से बाहर बताया गया है। यही कारण रहा कि जो वैदिक काल में प्रचलित चतुर्थ वर्णीय वर्ण व्यवस्था का प्रभाव इनके ऊपर नहीं था, तो इस प्रभाव नहीं था, इसका कारण क्या है? चतुर्थ वर्णीय वर्ण व्यवस्था में ये नियम था कि जो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण का काम करेगा। और यहाँ पे अगर राजपूत है तो वो, या क्षत्रिय है वो सेना में जाएगा, ब्राह्मण है वो दान पूजा पाठ करेगा। ऐसे सभी जातियों को अपने अपने काम बांटे हुए थे। अब इनके ऊपर प्रभाव नहीं था, इसीलिए यहाँ पर जो भी वीर योद्धा होता वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर लेता था, तो समानता थी। दूसरी बात, यहाँ पे वैदिक धर्म के कर्म कांडों का प्रभाव नहीं था इनके ऊपर। वैदिक कर्म कांडों का प्रभाव नहीं था। कारण क्या है? वैदिक कर्मकांडों के प्रभाव से क्या आशय है? तो हम ये जाने कि वैदिक काल में ऐसी ग्रंथों की रचना हुई या वेदों में ऐसे बताया गया कि समुद्र पार यात्रा करना वर्जित है। जब हम समुद्र पार यात्रा नहीं करेंगे तो फिर विदेशों से व्यापारिक संबंध कैसे बनाएंगे? तो इसी प्रकार से अब ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लोग समुद्री व्यापार करते थे। समुद्री की जगह समुद्र पार व्यापार करते थे। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण मगध का विकास हुआ। इन कारणों के बाद में अब हम चर्चा करेंगे मगध के ऊपर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में। और इन राजवंशों का क्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम क्रम से याद करेंगे प्रमुख राजवंशों को जिन्होंने मगध पर शासन किया। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात बताऊं कि पहले हमें इनको एक ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश। तो आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, और ट्रिक्स है बहुत हसीन माशूका मित्र। बहुत हसीन माशूका मित्र सा तो हम किसी का अधिकारा में लगा देते हैं, जैसे किसी के जैसे 22 साल बोलते हैं ऐसे। तो आपको याद रखना बहुत हसीन माशूका मित्र सा, ऐसे याद रखोगे। कि आपको ऐसे याद रखना कि मगध के जो राजा हुए हैं उन्होंने प्रारंभ में वैवाहिक संबंध द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया है, तो वो हसीनाएं देखा करते थे, बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं देखा करते थे। तो आपको ऐसे याद रखना है बहुत हसीन माशूका मित्र सा। ऐसे करोगे तो आपको पूरे पूरे याद हो जाएंगे। आप यह दो चीज़ याद रखोगे, बहुत से एक राजवंश बनेगा, याद रखना। इस ऐसे दूसरा कोई राजवंश बनेगा, फिर यहाँ तीसरा राजवंश बनेगा, ये चौथा राजवंश, यहाँ पांचवा राजवंश, छठा राजवंश, सातवां राजवंश, आठवां राजवंश और फिर 9वां राजवंश। तो लगभग हम ये कहें कि ये 9 राजवंश है जो भी आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे कि कौन से राजवंश ने कब शासन किया था। सबसे पहले बहुत से आपको एक बात याद रखनी है कि पुराण और बौद्ध जैन ग्रंथों में मगध पर शासन करने वाले प्रारंभिक राजवंश को लेकर के बहुत सारे मतभेद है। हम सबसे पहले कहें कि बहुत से आपको पहला राजवंश बनाना है जिसका नाम है बृहदत्त वंश। बृहदर्थ वंश याद रखना है आपको, बृहदत्त वंश।
और इसकी जानकारी हमें बौद्ध जैन ग्रंथों से नहीं मिलती, पुराण एवं महाकाव्यों से मिलती है। इसके बाद में जैन या बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तो ये बहुत से आपको बृहदत्त बना दिया, ऐसे आपको हर्यंक वंश बनाना है, ऐसे हर्यंक वंश बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी से आपको शिशुनाग वंश बनाना है। कौन सा बनाना है? शिशुनाग वंश बनाना है। उसके बाद में आएगा न से आपको नंद वंश बनाना है, नंद वंश बनाना है। इसके बाद में माँ से हमें मौर्य वंश बनाना है, मौर्य वंश बनाना है। और सु से हमें यहाँ पे बनाना है शुंग वंश, शुंग वंश बनाना है। इसके बाद में हमारा का से हमें एक वंश बनाना है। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, का से कण्व वंश बनाना है हमें यहाँ पे, जो कितने नंबर पे है? 7 नंबर पर। उसके बाद में अगला 8 नंबर पे हमें जो वंश बनाना है वो है मित्र वंश, मित्र वंश। और यहाँ पे सातवाहन वंश। तो ये 8 नंबर पे है और ये 9 नंबर पे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे इनकी क्रम डाल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6। बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश की जानकारी हमें केवल किससे मिलती है? महाभारत, रामायण अर्थात महाकाव्यों से, और इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है पुराणों से। पुराण, महाभारत, रामायणों के अनुसार बृहदत्त वंश भारत का या मगध का सबसे प्राचीन वंश था, जबकि बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने बृहदत्त वंश का कोई भी उल्लेख नहीं करते, वो हर्यक वंश को ही प्रथम वंश मानते हैं। तो यह भारत का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। कौन सा? हर्यक वंश। वैसे हर्यक से भी बृहदत्त वंश पुराना है। अगर हम बात करें हर्यक वंश का शासनकाल, तो आपको याद रखना है बस एक 544 आप याद रख लो, 544 याद रख लो। 544 से लेकर के 412 BC का जो काल है उसमें हर्यक वंश के शासकों द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। आगे हम इन हर्यक वंश के, बृहदत्त वंश के शासकों को याद करेंगे, हर्यक वंश के शासकों को भी एक ट्रिक द्वारा याद करेंगे, शिशुनाग वंश के शासकों को याद करेंगे, नंद वंश के शासकों को, मौर्य वंश के शासक, शुंग वंश, सभी वंशों के शासकों को याद करेंगे। पहले इनके सन देख लेते हैं। इसके बाद में हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होते हैं उसको हरा करके जो शिशुनाग है वो शासक बनता है, एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम शिशुनाग वंश होता है। इसकी स्थापना 412 से लेकर के और 344। तो यहाँ पे पहली डेट 544 से 412, अब 412 से फिर ये 544 है तो 344। अब यहाँ देखें नंद वंश की बात करते हैं हम, तो 344 BC से लेकर के और नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का शासन आता है। कब आता है? 323-24 BC में। तो 323 BC तक नंद वंश का शासन रहता है। अब शिशुनाग वंश को खत्म करके नंद वंश की स्थापना होती है, नंद वंश को समाप्त करके और मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश की स्थापना 323 से लेकर के और 185 BC तक मौर्य वंश चलता है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक को हरा करके शुंग वंश की स्थापना होती है और शुंग वंश का जो शासनकाल है वो 185 से लेकर के 75 BC तक रहता है। 185 से 75 BC तक रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे कण्व वंश का जो शासन है वो एक यहाँ पे 75 BC से लेकर के और 30 BC तक रहता है। 75 BC से लेकर 30 BC तक रहता है। उसके बाद में सातवान शासक सिमुक द्वारा कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या
कर देता है तो सिमुक क्या करता है, सुशर्मा की हत्या कर देता है। हत्या कर देता है कौन, सिमुक, जो आंध्र सातवाहन वंश का होता है, पर इनका शासन मगध में नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि कर्ण वंश की समाप्ति के बाद यहाँ पर मगध पर शासन करेगा। मगध का अस्तित्व समाप्त तो नहीं होगा, पर मगध अब कमज़ोर हो जाएगा। राजधानी या राज्य सत्ता अब सातवाहनों के पास पहुँच जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ पे शुंगों का आक्रमण होगा, शकों का आक्रमण होगा, शक, और शकों द्वारा मित्र वंश को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कहें तो सातवाहनों ने शासन नहीं किया मगध पर, लेकिन मगध सातवाहनों के अधीन हो गया और यहाँ पे कोई मित्र वंश का शासन रहा। फिर जब शक आए तो शकों ने इस वंश की समाप्ति कर दी। इस प्रकार से ये मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंश थे। अगले वीडियो में हम मगध के प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे और राजवंशों को भी हम बहुत ही अच्छी तरह याद करेंगे। जैसे मान लो हम बात करें हर्यक वंश। हर्यक वंश में आपको याद रखना कि हर्यक वंश के जो संस्थापक है उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपना राज्य का विस्तार किया। तो लगभग 520 रानियां थी। ऐसे बात कर सकते हैं। अरे मैं कहूँ इस जीरो को हटा दे, जब भी 52 रानियां तो लगभग होगी। तो आप याद रखना कि बिंबिसार के लगभग कितनी, 52 तो रानियां थी। तो कितनी थी? 52। अब हम 52 को एक अपने तरीके से लिखे, मान लो ग्रामीण परिवेश के तरीके से, तो कैसे लिखोगे? BA, है ना? तो 52। तो आपको याद रखना है कि 52, बिंबिसार के 52 रानियां थी। 52 को 52 बोलोगे तो इनके शासक याद रह जाएंगे, जैसे कि बिंबिसार ए से फिर अजातशत्रु याद रह जाएगा। ये उदयन या उदयभद्र याद रह जाएगा। ये अनुरुद्ध या अनिरुद्ध याद रह जाएगा यहाँ से, और M से मुंडक याद रह जाएगा, और N से नागदर्शक याद रह जाएगा, दर्शक। उस नागदर्शक को मार देता है एक छोटा नाग। इस नाग के दर्शन करके इसे मार देता है एक छोटा नाग, शिशु नाग। छोटा नाग कैसा था? काला था। तो काला शोक। कौन से कलर का था? काक वर्ण का था, काले कलर का। तो काला शोक को काक वर्ण कहते हैं। इनका अगला शासक हो जाएगा। काला शोक के 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। उसके बाद में उसके जो महानंदीन, अब अगला महानंदीन को मारता है, और नंदवंश कितना अच्छा है, देखो नाग, अगला वंश नाग, इनका अंतिम शासक नंदीन, और यहाँ नंदवंश। तो ये याद करेंगे, जानेंगे इन शासकों के किसके साथ क्या वैवाहिक संबंध थे, कैसे कैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जब तक आप इंतजार किए।